कहानी की शुरुआत में हम एक शोन नाम के लड़के को देखते हैं जो पुलिस से बचकर भाग रहा होता है क्योंकि वो बगैर पूछे सैटेलाइट टावर में घुस गया था। फिर शोन स्लाइड पर से अपनी गाड़ी उड़ा देता है और एक स्विमिंग पूल में जाकर गिरता है। उसी दौरान पुलिस शोन को पकड़ लेती है। फिर पुलिस शोन के पिता हैंक को यहाँ पर बुला लेती है। दरअसल शोन के पिता की पुलिस के सामने अच्छी चलती है, जिस वजह से पुलिस शोन पर मुकदमा नहीं लगाती है। और हैंक शोन के सौतेले पिता होते हैं, जिस वजह से शोन कभी भी अपने पिता से ठीक से बात नहीं करता है। फिर शोन और हैंक घर आ जाते हैं और घर आते ही शोन को उसकी मोम डांटने लगती है, लेकिन शोन उसकी बात पर भी ध्यान नहीं देता और गुस्सा होकर अपने रूम में जाकर बैठ जाता है। दरअसल शोन एक रहस्यमयी आइलैंड की खोज कर रहा होता है। फिर यहाँ पर शोन के डेड हैंक आ जाते हैं, लेकिन वह अभी भी अपने डेड से गुस्सा होता है। उसी दौरान हैंक उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। फिर शोन कहता है कि वो एक आइलैंड की खोज कर रहा है। फिर शोन के डेड शोन को खुश करने के लिए उसकी आइलैंड खोजने में मदद करते हैं। फिर दोनों उस रहस्यमयी आइलैंड को ढूंढने लगते हैं। उसी दौरान शोन हैंक से कहता है कि मुझे अभी कुछ दिन पहले एक सिग्नल मिला था, लेकिन मेरा सिग्नल ज्यादा पावरफुल नहीं था, जिस वजह से उसमें मुझे पूरी जानकारी नहीं मिली। लेकिन मुझे कुछ कोड मिले हैं जो एक अलग ही भाषा में है, जिसे मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, लेकिन हैंक इस भाषा को पढ़ सकता था। ये सुनकर शोन बहुत खुश हो जाता है। फिर हैंक इन कोड्स में क्या लिखा है पढ़कर दिखाता है। उसमें इन्हें पता चलता है कि जिस आइलैंड को शोन खोज रहा है वो रियल में इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। फिर इन्हें आगे पढ़ने पर कुछ लेखकों के नाम पता पड़ते हैं। नाम सुनते ही शोन उन लेखकों की किताबें ढूंढने लगता है और इन्हें 3 किताबें मिलती हैं जिनका जिक्र इस कोट में किया गया था। फिर शोन और हैंक अपना दिमाग चलाते हैं और उन्हें पता पड़ता है कि ये तीनों किताबें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन इन तीनों किताबों के नक्शे अलग अलग होते हैं। यहाँ पर ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हैंक अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और तीनों किताबों के नक्शों को फाड़ता है और एक लाइट के नीचे रखकर उन्हें एडजस्ट करता है। तब उन्हें तीनों नक्शों से एक नया नक्शा मिलता है और उस नए नक्शे की मदद से ये लोग उस आइलैंड की लोकेशन निकाल लेते हैं। उसी दौरान शोन अपना सामान पैक करने लगता है। ये देखकर हैंक शोन से कहता है, तुम ये पैकिंग क्यों कर रहे हो? इस पर शोन कहता है, मैं जा रहा हूँ इस रहस्यमयी आइलैंड को ढूंढने। ये सुनकर हैंक उसे वहाँ जाने से मना करता है और कहता है, तुम ऐसे ही कहीं भी नहीं जा सकते हो। कोई सरफिरा तुम्हारे पास रेडियो से सिग्नल भेजेगा और तुम वहाँ बिना कुछ सोचे समझे चले जाओगे। इस पर शोन कहता है, वो कोई सरफिरे नहीं है, वो मेरे दादाजी हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस आइलैंड को ढूंढने में लगा दी और अब उन्हें ये आइलैंड मिल गया है तो मैं वहाँ जाकर रहूंगा। ये कहकर शोन यहाँ से चला जाता है। वहीं हैंक इस बारे में अपनी पत्नी से बात करता है। इस पर शोन की मोम भी उस पर बहुत गुस्सा होती है। फिर अगली सुबह हैंक खुद ही पलाव जाने के लिए 2 टिकट निकाल कर ले आता है और शोन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर दोनों बाप बेटे उस रहस्यमयी आइलैंड को ढूंढने जाने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। अब शोन यहाँ पर आकर एक बोट के मालिक को अपने फोन में वो जगह दिखाकर कहता है, क्या आप हमें इस आइलैंड पर ले जा सकते हो? बोट का मालिक उस जगह को देखकर तुरंत इनकार कर देता है और कहता है, वहाँ पर कोई द्वीप नहीं है, वहाँ सिर्फ जहाजों का कब्रिस्तान है, जो भी वहाँ जाता है वापस नहीं आता। और बोट का मालिक यहाँ से जाने लगता है। इस पर शोन उससे कहता है, इस काम के लिए हम तुम्हें $1000 दे सकते हैं। तभी ये बात एक दूसरा बोट मालिक सुन लेता है, जिसका नाम गोबाटो होता है। वो जल्दी से शोन के पास आकर हाथ मिलाता है और पूछता है, कहाँ जाना है? इस पर शोन तुरंत उसे लोकेशन बताता है और गोबाटो उस लोकेशन पर जाने के लिए मान जाता है। फिर गोबाटो दोनों को अपनी बोट के पास ले जाने लगता है और शोन और हैंक बोट को देखकर कहते हैं, वाह क्या बोट है यार। लेकिन बोट तो किसी और की होती है, बल्कि गोबाटो तो एक सड़ा हुआ हेलीकॉप्टर उड़ाता है। ये देखकर शोन का पूरा एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। फिर गोबाटो हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोलता है तो उसमें से कुछ मुर्गियां निकलती हैं। यह देखकर हैंक यहाँ से जाने लगता है। तभी गोबाटो अपनी बेटी को आवाज लगाकर बुलाता है और उसकी तारीफ करता है कि वो बहुत सुंदर है। तभी गोबाटो की बेटी बाहर निकल आती है, जिसका नाम कैलानी होता है। वहीं शोन कैलानी को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। उसे पहली नजर में ही कैलानी से प्यार हो जाता है। फिर शोन अपने आप को एक वैज्ञानिक खोजी बताता है और अपने फोन में वो लोकेशन दिखाकर कहता है, हमें इस द्वीप पर जाना है। लोकेशन देखकर कैलानी भी वहाँ जाने से साफ इनकार कर देती है और कहती है, उस खतरनाक जगह पर कोई नहीं जाता और हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन इस पर कैलानी को उसके पिता समझाते हैं और उससे कहते हैं कि ये लोग हमें वहाँ जाने के लिए $1000 देने को तैयार हैं। यह सुनकर कैलानी सीधे हैंक से वहाँ जाने के लिए $2000 मांगती है। इस पर हैंक कैलानी को पागल कहता है और $2000 देने से मना कर देता है। तभी कैलानी कहती है, चलना है तो $3000 दो या फिर दूसरा ढूंढ लो। इस पर हैंक शोन की तरफ देखता है और शोन की शक्ल देखकर 3000 देने के लिए मान जाता है। अब ये सभी लोग उस रहस्यमयी द्वीप की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में शोन कैलानी को पटाने के लिए उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कैलानी उसकी बेइज्जती कर देती है और शोन का पोपट हो जाता है। तभी यहाँ पर अचानक से एक खतरनाक तूफान आ जाता है। यह देखकर कैलानी कहती है, हमें इस तूफान से बचकर साइड से निकलना होगा। लेकिन इस पर शोन कहता है कि नक्शे के हिसाब से वो आइलैंड उसी तूफान के बीचों बीच है। इस पर कैलानी कहती है, वहाँ पर कोई द्वीप नहीं है। उसी दौरान हेलीकॉप्टर का हैंडल जाम हो जाता है
और तभी सामने उन्हें एक बहुत बड़ा तूफानी भंवर दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर भी उसी भंवर की ओर खींचा चला जा रहा होता है। यह देखकर कैलानी अपने पिता से कहती है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इस पर शॉन मना करता है और एक किताब निकालकर उसमें पढ़कर कहता है, हमें उस भंवर के बीचों बीच जाना पड़ेगा। लेकिन हैंक इस बात पर गुस्सा हो जाता है और गोबाटो से सबको यहाँ से बाहर निकालने को कहता है। लेकिन उसी दौरान हेलीकॉप्टर पर बिजली गिर जाती है, जिससे हेलीकॉप्टर अनकंट्रोल होकर भंवर के बीचों बीच चला जाता है और नीचे गिरने लगता है। एक पल के लिए सभी को लगता है कि अब सब मारे जाएंगे और हेलीकॉप्टर पानी में गिर जाता है। अब थोड़ी देर बाद शॉन की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो रहस्यमयी तरीके से एक आइलैंड पर आ चुका है। ये देखकर हैंक को भी विश्वास नहीं हो रहा होता। वहीं थोड़ी दूरी पर गोबाटो चिल्ला रहा होता है और कहता है, मेरा शरीर किसी ने काट दिया, और रोने लगता है। तभी हैंक और शॉन गोबाटो को उठाते हैं और वो देखता है कि वो तो ठीक है। अब यहाँ पर आकर सभी को शॉन पर विश्वास हो जाता है। शॉन सही था, यहाँ पर वाकई में द्वीप होता है। लेकिन शॉन के मुताबिक यह द्वीप वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। अब सभी लोग यहाँ से अपने काम की चीजें इकट्ठा करने लगते हैं। वहीं शॉन भी कुछ काम का सामान ढूंढ रहा होता है। तभी शॉन को एक गुफा दिखाई देती है। शॉन वहां जाकर देखता है तो उसे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाता है। फिर सभी लोग उसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं। तभी सामने इनको रोशनी दिखाई देती है। ये देखकर सभी लोग रोशनी की तरफ बढ़ते हैं और गुफा से बाहर निकलते हैं। और गुफा से बाहर निकलने के बाद का नजारा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उनके सामने होता है एक रहस्यमयी आइलैंड जो कि बहुत ही सुंदर होता है। और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी तितलियां उड़ रही होती हैं। ये देखकर इन्हें लगता है कि यहाँ पर आकर ये लोग छोटे हो गए हैं। उसी दौरान पीछे से एक हाथी दहाड़ता है और यहाँ पर हाथी इतना छोटा होता है कि हैंक उसे अपने हाथ में उठा लेता है। दरअसल इस आइलैंड की एक खास बात है, यहाँ पर छोटे जानवर बड़े और बड़े जानवर छोटे होते हैं। तभी शॉन को सामने दूर धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। शॉन धुएं को देखकर कहता है, वहाँ जरूर मेरे दादाजी होंगे, और सभी को वहाँ चलने के लिए कहता है। लेकिन इस पर कैलानी वहाँ जाने से मना कर देती है और कहती है, मैं और मेरे पिताजी कहीं भी नहीं जा रहे हैं। हम वापस समुद्र किनारे जाएंगे और वहाँ से मदद बुलाने की कोशिश करेंगे। इस पर शॉन कहता है, वहाँ सिर्फ एक जहाज डुबाने वाला तूफान है, वहाँ से तुम मदद कैसे बुलाओगे। ये सुनकर कैलानी शॉन की बात मान जाती है और उसके साथ जाने लगती है। फिर ये सभी शॉन के दादाजी को ढूंढने निकल जाते हैं। अब रास्ते में जाते वक्त ये लोग बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से होकर गुजर रहे होते हैं। तभी हैंक का पैर एक पत्थर में घुस जाता है। ये देखकर अब इन्हें पता चलता है कि ये कोई बड़े बड़े पत्थर नहीं हैं, बल्कि ये तो बड़े बड़े अंडे हैं। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे अंडे होते हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि अगर अंडे इतने बड़े हैं तो इनकी माँ कितनी बड़ी होगी। उसी दौरान हैंक को अंडों की माँ दिखाई देती है और वो एक विशालकाय छिपकली होती है। यह देखकर सभी की पतलून गीली हो जाती है। फिर सभी लोग छुपकर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी गोबाटो जिस अंडे पर खड़ा होता है वो अंडा चटकने लगता है। यह देखकर गोबाटो चुपचाप बिना हिले डुले वहीं पर खड़ा हो जाता है। तभी अंडा टूट जाता है और गोबाटो अंडे के अंदर गिर जाता है। अंदर गोबाटो छिपकली के बच्चे को देखकर डर जाता है और वो अंडा तोड़कर बाहर आ जाता है। तभी आवाज सुनकर छिपकली जाग जाती है। छिपकली इन लोगों को देखकर जोर से दहाड़ती है और इनके पीछे पड़ जाती है। छिपकली को अपनी ओर आता देख ये लोग और तेज भागने लगते हैं। उसी दौरान छिपकली कैलानी पर हमला करने वाली होती है। तभी शॉन छिपकली में एक पत्थर मार देता है, जिससे छिपकली गुस्से में आकर शॉन के पीछे लग जाती है। उसी दौरान छिपकली शॉन को उछालकर बस खाने ही वाली होती है, लेकिन शॉन एक इंच बच जाता है और शॉन यहाँ से भाग जाता है। फिर सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी छिपकली सामने से आकर इनका रास्ता रोक लेती है और इन पर हमला करने वाली होती है। तभी हैंक छिपकली में एक घूंसा मार देता है, जिससे छिपकली और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बस इन सबको खाने ही वाली होती है। तभी यहाँ पर शॉन के दादाजी आ जाते हैं और वो अपने लगाए हुए जाल की मदद से छिपकली को मारकर बेहोश कर देते हैं और सभी की जान बचा लेते हैं। शॉन अपने दादाजी को पूरे 2 साल बाद देखकर बहुत खुश हो जाता है और उनसे गले मिलता है। फिर शॉन दादाजी को अपने साथियों से मिलाता है और हैंक दादाजी से कहता है, मैंने ही आपका भेजा हुआ कोट तोड़ा था और मैं शॉन का सौतेला पिता हूँ। सौतेला पिता सुनकर दादाजी हैंक को ताने मारते हुए कहते हैं, इसलिए शायद इतना समय लग गया आने में। और दादाजी हैंक को टैंक बोलकर उसका पोपट कर देते हैं। फिर दादाजी सभी को अपने साथ अपने घर ले आते हैं, जो कि एक ट्री हाउस होता है। और इस घर को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था होती है। तभी कैलानी दादाजी के रेडियो से मदद मंगाने की बात कहती है, लेकिन इस पर दादाजी कहते हैं, इस रेडियो से हर कभी मदद नहीं मंगाई जा सकती है, क्योंकि इस रेडियो को कैच करने वाली सैटेलाइट सही दिशा में होनी चाहिए और उस सैटेलाइट को सही दिशा में आने में लगभग 2 हफ्ते का समय लगेगा। ये सुनकर कैलानी कहती है, हम 2 हफ्ते तक यहाँ पर फंसे रहेंगे। और इस पर शॉन कहता है, शायद हमें यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये जगह बहुत अच्छी है। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा है। लेकिन इस पर हैंक गुस्से में कहता है, हम लोग यहाँ से कल वापस जा रहे हैं और कोई यहाँ नहीं रुकेगा। फिर सब
सभी लोग सोने चले जाते हैं। अब सुबह होते ही सभी लोग यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में शॉन कैलानी को पटाने के लिए उससे बात करने की कोशिश करता है। शॉन कैलानी से कहीं घूमने चलने के लिए पूछता है। इस पर कैलानी शॉन से कहती है कि हम तुम्हारी वजह से इस जंगल में फंस गए और तुम्हें घूमने जाना है। फिर शॉन कैलानी से पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है। इस पर कैलानी उसे अपनी पसंद बता देती है। तभी शॉन कहता है कि अरे ये तो मेरी भी पसंद है। फिर कैलानी शॉन को अपनी एक फेवरेट चीज के बारे में बताती है। इस पर शॉन कहता है कि वो तो मेरी भी बहुत फेवरेट है, हमारी पसंद कितनी मिलती जुलती है ना। लेकिन इस पर कैलानी कहती है कि मैंने झूठ बोला था, वो मेरी फेवरेट नहीं है। और यहाँ पर शॉन का भयंकर पोपट हो जाता है। तभी यहाँ पर हैंक आ जाता है और वो शॉन से कहता है कि कैलानी ऐसे नहीं पटेगी, मैं तुम्हें उसे 12 महीनों में 12 तरीके से पटाना सिखा दूंगा। फिर हैंक शॉन को लड़की पटाने के कुछ राज बताता है और एक राज करके भी दिखाता है। हैंक अपना सीना हिलाकर दिखाता है और गोबाटो यहाँ आकर उन पर बेर फेंकने लगता है, जिससे वो टकराकर दूर गिर रहे होते हैं। ये देखकर शॉन वहाँ से चला जाता है। फिर सभी आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद इनके सामने एक बहुत बड़ा महल दिखाई देता है जो हजारों सालों से वीरान पड़ा है। इसका मतलब इस रहस्यमयी आइलैंड पर हजारों साल पहले इंसान रहा करते थे। ये अटलांटिस का एक शहर है जो रहस्यमयी तरीके से गुम हो गया था और अब इन लोगों ने इस शहर को ढूंढ लिया है। चलते हुए दादाजी शॉन से कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल इस आइलैंड को ढूंढने में लगा दिए। मेरा सपना था कि मैं इस आइलैंड को अपने बेटे के साथ ढूंढूं, लेकिन वो मुझे छोड़कर चला गया। फिर मैंने ठान लिया कि अब इस आइलैंड को मैं अपने पोते के साथ ढूंढूंगा और अब हमने इसे ढूंढ लिया है। तभी हैंक वहाँ भरे पानी को चक्कर देखता है और दादाजी से कहता है कि यह आइलैंड डूबने वाला है क्योंकि यहाँ नीचे से पानी आ रहा है। ये सुनकर दादाजी कहते हैं कि मैं पानी का परीक्षण कर चुका हूँ, ये द्वीप डूबेगा जरूर लेकिन 14 साल बाद। इस पर हैंक कहता है कि आपका अनुमान गलत है, मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, वहाँ भी ऐसा होता है। और हैंक कहता है कि ये जगह सिर्फ 2 से 3 दिनों के अंदर डूब जाएगी। ये सुनकर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी शॉन एक पनडुब्बी के बारे में सभी को बताता है जिसे एक साइंटिस्ट ने बनाई थी और वो इसी द्वीप पर है। अगर ये लोग उस पनडुब्बी को ढूंढ लेते हैं तो ये सभी लोग यहाँ से सही सलामत निकल सकते हैं। तभी इन्हें यहाँ पर कैप्टन नीमो की समाधि मिलती है और वहीं उनकी लिखी हुई किताब भी दफन होती है जिसमें लिखा होता है कि उस पनडुब्बी को कहाँ छुपाया गया था। फिर कैलानी एक पतली सी सुरंग से होते हुए समाधि के अंदर जाती है। अंदर जाते ही उसे कैप्टन नीमो का कंकाल दिखाई देता है और वहीं उनकी किताब भी रखी होती है। अब कैलानी उस किताब को उठा लेती है। तभी यह द्वीप जोर से हिलने लगता है। यह देखकर कैलानी तुरंत वहाँ से भागकर सही समय पर बाहर निकल जाती है। फिर दादाजी इस किताब को पढ़ते हैं और उन्हें उस पनडुब्बी की लोकेशन मिल जाती है, लेकिन वो जगह यहाँ से बहुत दूर होती है। दादाजी उस पनडुब्बी तक पहुँचने के 2 रास्ते बताते हैं, एक सुरक्षित रास्ता लेकिन बहुत लंबा और एक शॉर्टकट जिससे जल्दी पहुंचा जा सकता है, लेकिन वो रास्ता खतरों से भरा पड़ा है। यह सुनकर ये लोग फिर भी शॉर्टकट रास्ता चुनते हैं। फिर सभी लोग खतरों के खिलाड़ी बनकर आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में इन्हें अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन ये लोग उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हैं और बड़ी बड़ी खाइयों का सामना करते हैं। उसी दौरान ये लोग एक नदी को पार कर रहे थे। तभी यहाँ की जमीन फिर से हिलने लगती है। ये देखकर सभी लोग जल्दी निकलने लगते हैं। तभी यहाँ पर ज्वालामुखी की राख उड़कर आ रही होती है, लेकिन ये राख नहीं बल्कि खरा सोना होता है। फिर ये लोग ज्वालामुखी की तरफ देखते हैं तो वहाँ से बहुत सारा सोना निकल रहा होता है। ये देखकर शॉन सोना ढूंढने जाने का बोलता है, लेकिन हैंक उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें जल्दी से पनडुब्बी ढूंढकर यहाँ से निकलना है। अगर हम सोना ढूंढने जाएंगे तो हम भी इस आइलैंड के साथ पानी में डूब जाएंगे। ये सुनकर सभी लोग आगे का सफर जारी रखते हैं। अब ये सभी लोग नक्शे और कंपास की मदद से घूम फिरकर वापस उसी जगह पर आ जाते हैं और इन्हें वहाँ ऊपर जाना होता है। तभी दादाजी को एक आइडिया आता है और वो जंगल में कुछ लेने चले जाते हैं। कुछ देर बाद दादाजी एक बड़ी सी मधुमक्खी पर बैठकर बाहर आते हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। दादाजी सभी को मधुमक्खियों के ऊपर बैठने को कहते हैं, लेकिन हैंक उन्हें नीचे उतरने को कहता है। तभी शॉन और कैलानी एक दूसरी मधुमक्खी पर बैठकर चले जाते हैं। अब यह देखकर हैंक भी एक मधुमक्खी पर बैठकर आगे बढ़ने लगता है और सभी लोग हेलीकॉप्टर जैसा मजा ले रहे होते हैं। वहीं गोबाटो भी कहता है कि वाह कितना मजा आ रहा है। तभी अचानक गोबाटो पर एक चिड़िया पॉटी कर देती है। उसी वक्त एक चिड़िया मधुमक्खी को खाने के लिए हमला कर देती है और ये सभी लोग अपनी अपनी मधुमक्खियों को झाड़ियों में ले जाते हैं ताकि चिड़िया उन्हें पकड़ ना पाए। तभी यहाँ पर 2 चिड़िया आ जाती हैं और इन पर हमला करने लगती हैं। तभी हैंक और दादाजी एक प्लान बनाकर दोनों चिड़ियों को आमने सामने टक्कर करवा देते हैं, जिससे दोनों चिड़िया बेहोश हो जाती हैं और इधर एक चिड़िया शॉन के पीछे लगी होती है। तभी चिड़िया झपट्टा मार देती है जिससे कैलानी का हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। यह देखकर शॉन तुरंत नीचे जाता है और किस्मत से कैलानी को नीचे गिरने से पहले पकड़ लेता है और वापस उड़ाकर ले जाता है। ये देखकर कैलानी शॉन पर फिदा हो जाती है। तभी चिड़िया वापस आ जाती है। यह देखकर शॉन कैलानी को नीचे उतारकर अकेला चिड़िया से लड़ने चला जाता है और इधर चिड़िया शॉन का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही होती है। तभी शॉन अपना दिमाग चलाता
जाता है और चिड़िया को मकड़ी के जाले में फंसा देता है और खुद वहाँ से निकल जाता है। शॉन खुश होने लगता है, लेकिन तभी वो खुद भी जाले में उलझकर नीचे गिर जाता है और बुरी तरह लुढ़कते हुए दूर जाकर फंस जाता है। उसके पैर में चोट लग जाती है और वो अपना पैर हिला नहीं पा रहा होता है। यह देखते हुए हैंक और दादाजी शॉन को पकड़कर आगे की ओर ले जाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है। अब हैंक और दादाजी शॉन के पैर को ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर हैंक शॉन का दर्द कम करने के लिए गाना गाने लगता है। दूसरी ओर कैलानी और उसके पिता पानी लेने के लिए आए होते हैं। तभी गोबाटो कैलानी से कहता है, तुम्हें शॉन पसंद है। इस पर कैलानी मना करते हुए कहती है कि शॉन और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। उसी दौरान गोबाटो कैलानी से कहता है कि शॉन इतना बुरा भी नहीं है। अब इस पर कैलानी कहती है कि शॉन यहाँ से जाने के बाद अमेरिका लौट जाएगा और किसी बड़े कॉलेज में पढ़ेगा और हम वहीं अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहेंगे। इस पर गोबाटो कहता है, तुम भी कॉलेज जाओगी, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कॉलेज भेज कर रहूंगा। अब सुबह हो जाती है और शॉन देखता है कि पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और तुरंत यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन कैलानी देखती है कि उसके पिता यहाँ पर नहीं है। कैलानी उनको आसपास आवाज लगाती है। तभी उसे समझ आता है कि उसके पापा ने कल रात उससे वादा किया था कि वो उसे कॉलेज भेजेंगे। इसका मतलब गोबाटो सोना ढूंढने सुनहरे पहाड़ पर गया है। अब कैलानी तुरंत सबसे कहती है, मैं पापा को ढूंढने जा रही हूँ, आप लोग पनडुब्बी की तरफ जाओ। अगर हम टाइम से वहाँ नहीं पहुँचे तो आप लोग निकल जाना। ये सुनकर शॉन कैलानी को ऐसा करने से मना कर देता है और वो उसके साथ जाने का बोलता है। लेकिन इस पर हैंक कहता है कि तुम्हारा पैर टूटा हुआ है, तुम इतनी दूर नहीं चल सकते। इस पर दादाजी कहते हैं, कैलानी के साथ मैं जाऊंगा क्योंकि मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाकर मुसीबत में डाल दिया है। और कैलानी भी शॉन से जल्दी लौटूंगी कहकर चली जाती है। दूसरी तरफ गोबाटो सुनहरे पहाड़ तक पहुँच जाता है और खुशी के मारे नीचे गिर जाता है। उसके सामने ही एक सोने का पत्थर दिखाई देता है। सोना देखकर गोबाटो कहता है, अब मेरी बेटी कॉलेज जाएगी, और वो सोने को निकालने की कोशिश करने लगता है। इधर हैंक और शॉन पनडुब्बी वाली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उनको पनडुब्बी दूर दूर तक नजर नहीं आती। यह देखकर शॉन निराश हो जाता है और सोचता है कि अब वो यहाँ से नहीं निकल पाएगा। तभी हैंक को वहाँ पर एक सीढ़ी लगी हुई दिखाई देती है। इसका मतलब ये लोग बिल्कुल सही जगह पर हैं। दरअसल यहाँ पर एक दिन में ही 100 फुट पानी बढ़ चुका था और पनडुब्बी यहीं पर समुद्र के पानी के नीचे थी। ये देखते हुए हैंक अपने बैग में रखे सामान से ऑक्सीजन टैंक बना लेता है। दूसरी तरफ गोबाटो जिस सोने के पत्थर को खोद रहा था वो दरअसल बहुत बड़ी सोने की चट्टान होती है। गोबाटो उसे खोद खोद कर परेशान हो जाता है। तभी वहाँ कैलानी भी आ जाती है। वो अपने पापा को ऐसा करने से रोकती है और कहती है, मुझे दौलत वौलत कुछ नहीं चाहिए, मेरी असली दौलत तो आप हैं। यह कहते हुए कैलानी अपने पिता को वहाँ से ले जाती है और इधर शॉन और हैंक ऑक्सीजन टैंक बनाकर पानी में कूदने के लिए तैयार होते हैं। फिर ये दोनों पानी में कूद जाते हैं। पानी में 100 फुट नीचे जाकर देखते हैं तो उनको वहाँ पनडुब्बी मिल जाती है। ये देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और दोनों पनडुब्बी की ओर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दादाजी और कैलानी रास्ता भटक जाते हैं और उनका कंपास भी काम नहीं कर रहा होता है। इधर हैंक और शॉन पनडुब्बी के पास आकर अंदर जाने के लिए उसका गेट खोलने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनकी ओर एक खतरनाक इलेक्ट्रिक ईल आ रही है। वो हमला करती है लेकिन ये लोग बच जाते हैं। तभी ईल फिर से उनकी ओर आने लगती है, लेकिन तब तक ये दोनों मिलकर गेट खोल देते हैं और ईल के हमले से पहले अंदर चले जाते हैं। अंदर शॉन उजाला करता है और पानी डाउन करने वाला बटन दबाता है, जिससे पानी नीचे चला जाता है और दोनों खुलकर सांस ले पाते हैं। अब ये दोनों पनडुब्बी के अंदर पहुंच जाते हैं और इसे स्टार्ट करने का बटन ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दादाजी मकड़ी के जाले से दिशा का पता लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इधर हैंक और शॉन को पनडुब्बी को स्टार्ट करने का बटन मिल जाता है और हैंक बिना देरी किए उसे दबा देता है, जिससे पनडुब्बी की लाइट जलती है और फिर बंद हो जाती है। इसका मतलब पनडुब्बी में कोई खराबी है। फिर हैंक इंजन के पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि इसे एक बिजली के झटके की जरूरत है। उसके बाद यह स्टार्ट हो जाएगी। तभी इनको बाहर वही इलेक्ट्रिक ईल दिखाई देती है। उसे देखकर हैंक के मन में एक आइडिया आता है। फिर ये लोग तय करते हैं कि ईल के करंट से पनडुब्बी चालू की जाएगी। फिर हैंक एक लंबी केबल को एक लोहे की रॉड से बांधकर ईल पर फेंकने के लिए जा रहा होता है। तभी शॉन हैंक से कहता है, जल्दी वापस आना, क्योंकि मेरी जिंदगी में कई लोग मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं नहीं चाहता कि आप भी मुझे छोड़कर चले जाओ। यह सुनकर हैंक वापस आने का वादा करता है। उधर दादाजी और कैलानी वापस आ जाते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर शॉन और हैंक नहीं दिखते। तभी यहाँ की जमीन फटने लगती है और इस आइलैंड पर सुनामी आ जाती है। पूरा द्वीप डूबने लगता है और कैलानी और दादाजी एक पत्थर पर फंस जाते हैं। इधर हैंक ईल को बुलाने के लिए आवाज कर रहा होता है और शॉन एक बैटरी से ईल की ओर उजाला करता है, जिससे ईल को वो दिख जाते हैं और ईल तेजी से उनकी तरफ आने लगती है। शॉन बैटरी से ईल पर नजर रखे हुए था, लेकिन उसी दौरान उसे ईल कहीं दिखाई नहीं देती। वो उसे देखने की कोशिश करता है। तभी अचानक से ईल खिड़की के पास आ जाती है, जिससे शॉन डर जाता है और ईल पनडुब्बी को टक्कर मारने लगती है। अब शॉन अपने डेड पर बैटरी का फोकस कर लेता है और सामने से ईल तेजी से हैंक की ओर आने लगती है। तभी हैंक उस पर भाले से वार करता है और भाला ईल को लग जाता है और शॉन तुरंत जाकर पनडुब्बी को स्टार्ट करता है, जिससे पनडुब्बी एक बार में ही स्टार्ट हो जाती है। इधर कैलानी सोचती है कि अब वो लोग नहीं बच पाएंगे। इस पर कैलानी अपने पिता से आखिरी बार आई लव यू कहती है
और इनका पत्थर भी टूट जाता है और ये लोग पानी में कूद जाते हैं। पानी में ये तीनों आपस में हाथ पकड़ लेते हैं और उसी दौरान शॉन और हैंक पनडुब्बी को स्टार्ट करके वहाँ ले आते हैं और इन तीनों को भी पनडुब्बी के अंदर घुसा लेते हैं। अंदर आते ही ये लोग चैन की सांस लेते हैं, लेकिन अभी इनके सामने एक और बड़ी मुसीबत होती है, क्योंकि इनके सामने बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिर रहे होते हैं। अगर उनमें से कोई भी पनडुब्बी में लग गया तो इनका खेल खत्म हो सकता है। और तभी सामने एक बड़े से पत्थर से ये लोग टकराने वाले होते हैं। तभी हैंक गोबाटो को पनडुब्बी चलाने के लिए कहता है और हैंक शॉन को उसके इशारे पर एक बटन दबाने को कहता है। फिर हैंक एक मिसाइल निकालकर उसे लॉन्च करता है और पनडुब्बी पत्थर से टकराने ही वाली होती है। तभी हैंक शॉन से बटन दबाने को बोलता है और शॉन बटन दबा देता है, जिससे मिसाइल चल जाती है और सीधे उस पत्थर में लगती है। पत्थर टूट जाता है और पनडुब्बी उसके बीच से होते हुए निकल जाती है और इन सभी की जान बच जाती है। फिर ये सभी लोग आराम से अपने घर की ओर जाने लगते हैं। वहीं रास्ते में कैलानी शॉन को इस एडवेंचर के लिए थैंक यू कहती है। तभी हैंक शॉन को अभी प्रपोज मारने के लिए कहता है, लेकिन शॉन ऐसा नहीं कर पाता और उसी दौरान कैलानी शॉन को किस कर देती है। और अब हमें सीधे 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां गोबाटो उसी पनडुब्बी से सभी को समुद्र की सैर कराता है और वो पलाव का सबसे पॉपुलर पायलट बन जाता है। और दूसरी ओर कैलानी शॉन के बर्थडे पर उसे बर्थडे विश करने आती है। तभी वहाँ पर उसके दादाजी भी आ जाते हैं और शॉन दादाजी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी दादाजी उसे एक और एडवेंचर किताब देते हैं और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।